तलबा व तालबात के लिए मुफीद रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़न्नी, तिब्बी, फ़लाही, तहरीकी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज आपके सामने यहाँ पर जिस शख्सियत को लेकर आए हुए हैं और जिस शख्सियत के साथ हम यहाँ पर बैठकर बात करने जा रहे हैं, यकीनन वो शख्सियत बिल्कुल भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मोहतरम डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब, ये वो शख्सियत है जो उर्दू ज़बान व अदब में अपना एक मकाम रखती है और साथ ही आप जहाँ पर एक अदीब हैं, एक शायर हैं, मज़मून निगार हैं, कालम निगार हैं, अफ़साना निगार हैं, वहीं पर आप एक मुअर्रिख़ और आप मुहक्किक भी हैं। जहाँ पर आपने दर्स व तदरीस के फ़राइज़ की अंजामदही खुश असलूबी से मुकम्मल की है, वहीं पर आपने LLB और LLM की डिग्री भी हासिल की है। साथ ही साथ आप PhD करके डॉक्टरेट की डिग्री को हासिल करके आप जो हैं डॉक्टर कहला रहे हैं और एक ज़बरदस्त आपकी अदबी काविशात, आपकी अदबी खिदमात शहर अज़ीज़ मालेगांव के लिए अज़हर मिन शम्स है। और सबसे ख़ास बात तो ये रही कि आप जहां तालीमी रहनुमाई के मामलात में पेश रहते हैं, वहीं पर समाजी बेदारी के ताल्लुक़ से भी आप हमेशा अपनी खिदमात जो है वो बिलाशुबा पेश करते रहते हैं। और आज आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से आपकी एक किताब मालेगांवचा इतिहास, जो कि उर्दू में पहले लिखी गई, मालेगांव की तारीख़, और उसी को मराठी में कन्वर्ट करके मराठी एडिशन बनाया गया और उस किताब को हुकूमत महाराष्ट्र ने एक मकाम अता किया और उसे रेफरेंस बुक के तौर पर जो है वो अपनी लिस्ट में हुकूमत महाराष्ट्र ने शामिल किया है। हम उसी की मुबारकबाद देते हुए मोहतरम डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब को आप नाज़रीन के सामने पेश करने जा रहे हैं और उनसे मेरा यही सवाल है कि सर, आपको तो पूरा शहर ही नहीं, पूरा ज़िला ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लोग जानते हैं और आपका हमेशा दौरा बैरून शहर रहा करता है, आपकी बेशुमार अदबी काविशात हैं। आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि अब तक की आपकी जो अदबी काविशात हैं, आपने कितनी किताबें तरतीब दी और किस किस मौजू को आपने समेटने की कोशिश की, हमारे नाज़रीन को बतलाएं। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं सना एक्सप्रेस और रब्बानी द स्कॉलर दोनों चैनलों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को याद किया और इसके ख़यालात और इसका जो भी छोटा मोटा सा काम काज है वो नाज़रीन तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया। आपने जो सवाल किया है, असल में उसका एक बहुत तवील जवाब हो सकता है, लेकिन मैं बहुत मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ कि इब्तिदा में मैंने शुरू तो की अफ़साना निगारी से शुरुआत की, लेकिन उसके बाद मेरा रुख मिज़ाह निगारी की तरफ हो गया। फिर बहुत सारे मज़ाहिया मज़ामीन मैंने लिखे जो शगुफ़ा हैदराबाद में छपते रहे। उसके बाद फिर मिज़ाह में मालेगांव के मशहूर रोज़नामा शामनामा में मैंने हर मंगल को एक कॉलम शुरू किया, जाग मेरे शहर के उन्वान से, और ये कॉलम इतना मकबूल हुआ कि मुसलसल 6 बरस तक ये मुसलसल चलता रहा। लोगों को इसकी बड़ी अफादियत भी मिली। इसमें समाजी, इल्मी और माशरती मसाइल, घरेलू मसाइल उजागर किए जाते थे और उनका हल बताया जाता था, इसलिए लोग बहुत पसंद करते थे। उसके बाद ये हुआ कि ये सिलसिला चलता रहा, शायरी भी करता रहा, मैं मुशायरे भी पढ़ता रहा, सब होता रहा वो सब। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में ऐसी आई कि ये तो आर्जी चीज़ें हैं, मुशायरे की शायरी हो गई, पढ़ लिए, वाह वाह हो गई, उसके बाद आदमी अपने रास्ते चला जाता है। इसी तरीके से ये जो अखबारी कॉलम है ये भी एक आर्जी चीज़ है। कोई ऐसा मुस्तकिल काम करना चाहिए जो लोगों के आइंदा
बरसों तक लोगों के काम आए। ये सोचकर मैंने मालेगांव में उर्दू नस्र निगारी इस पर पीएचडी करने का इरादा करके मैंने अपने आप को रजिस्टर किया। डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब जो मालेगांव के एक बेहतरीन नाकिद और शायर हैं, वो मेरे गाइड रहे उस पीएचडी के मकाला तैयार करने में। मैंने वो मकाला पुणे यूनिवर्सिटी को पेश किया। उर्दू नस्र मालेगांव में उर्दू नस्र निगारी के नाम से वो किताब 552 सफ़ात पर मुश्तमिल वो किताब जो है वो छप चुकी है। उसी पर मुझे पीएचडी की डिग्री मिली। उसी के बाद मुझे 2001 में अल्हम्दुलिल्लाह हज का मौका नसीब हुआ। तो अब वहाँ से आने के बाद हमारे अहबाब ज़िद करने लगे कि वो लिखिए सर, लिखिए सफ़रनामा लिखिए। मैंने रब्बिक फिर वरहम के नाम से अपने हज के तासुरात जो है वो कलम बंद किए, वो भी। और मुझे पड़ोसी ममालिक से भी उसकी दाद काफ़ी मिली कि हमने बहुत सारे सफ़रनामे पढ़े हैं, लेकिन आपका सफ़रनामा हमको सबसे ज़्यादा पसंद आया। बल्कि जिन लोगों को दीगर इलाकों में जैसे अलीगढ़ है, रामपुर है, रज़ा लाइब्रेरी वगैरह में जब लोगों ने वो किताब देखी तो फरमाइश कर कर के अहले इल्म ने वो किताबें मंगवाई। और मुझे बहुत अच्छा एतराफ़नामा मुझे उन लोगों का मिला अल्हम्दुलिल्लाह। खैर उसके बाद जब ये उर्दू नस्र निगारी मुकम्मल हो गई तो उसकी तैयारी जब मैं कर रहा था रिजवान साहब, तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि मालेगांव की इतिहास या मालेगांव की तारीख का थोड़ा सा हिस्सा इब्तिदा में लेना चाहिए। मैं ढूंढता रहा, मालेगांव की कोई मुस्तनद तारीख मुझे नहीं मिली। तो दिल में सोच लिया था कि अभी तो ये चैप्टर जैसे तैसे मुकम्मल कर दूंगा मालेगांव के उर्दू नस्र निगारी में, और उसके बाद फिर फुल फ्लेज काम करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं 5 बरस तक महाराष्ट्र घूमता रहा। और हर अच्छा जो ये लोग इनके पास इतनी बेहतरीन लाइब्रेरी है, मराठा लाइब्रेरियाँ इस कदर गज़ब की इस महाराष्ट्र में है कि मैं खुद हैरान रह गया। और ख़ुद हमारे यहाँ पड़ोस में धूलिये में राजवाड़े संशोधन मंडल जो है, राजवाड़े संशोधन मंडल में मैं रोज़ धूलिया चला जाता था। वहाँ रात तक बैठता था, रात तक जब वो बंद करने लगते थे तो वापस आ जाता था। इस तरीके से मैं महीनों काम करता रहा। सत्कार उत्तेजक सभा की लाइब्रेरी है, वहाँ काम किया। भारत इतिहास संशोधन मंडल वहाँ काम किया। पूना की एक लाइब्रेरी में काम किया। तुम्हारे मऊ वो सीता मऊ गया, मैं इंदौर गया, मल्हार राव होलकर के सब कागजात मैंने देखे। झांसी गया, ये झांसी जो है नारोशंकर राजे बहादुर ने बनवाई थी, उसी ने वो शहर बसाया था। वहाँ जाके सारी मालूमात और कागजात देख कर आया। कुछ दादर में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो भी संशोधन मंडल है। मैं वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने पहले उर्दू में लिखी। और एक मबसूत तारीख़ जिसको हम लोग बोलेंगे, उसमें मैंने तालीमी तारीख़, साथ में पावर लूम का इतिहास जो है उसमें हिस्ट्री डाल दी, पावर लूम की तारीख़, सनत की तारीख़, तालीम की तारीख़, और उसके साथ जो मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात हुए थे, सैलाब हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, वो सबको उसमें इस तरीके से समेट दिया कि एक अच्छा मबसूत किस्म की तारीख़ मालेगांव के लिए तैयार हो गई। पहले उर्दू में छपी, फिर हमारे शेख महमूद साहब हैं धूलिये के, उनसे हम लोगों ने गुजारिश की कि भाई इसको आप तर्जुमा कर दे, तो मराठी में वो पहली किताब यहीं से छपी, अच्छा, धूलिया से। उसके बाद वो एक ख़त्म हो गई तो मुझे ये मशवरा दिया गया कि जलगांव में एक प्रकाशन है, प्रशांत पब्लिकेशन। अच्छा, प्रशांत पब्लिकेशन को हमने कहा कि भाई आप इसका दूसरा एडिशन छापें। तो प्रशांत पब्लिकेशन ने उस तारीख़ का जो मराठी में शेख महमूद साहब ने तर्जुमा की थी, ये किताब उन्होंने शाये की। यहाँ पर आप उसका सिंबल वो देख सकते हैं, प्रकाश। और उन्हीं के मार्फत वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वो सबमिट हुई थी ये किताब। महाराष्ट्र की निवड़ समिति जो है, महाराष्ट्र हुकूमत की जो निवड़ समिति है उसको ग्रंथ निवड़ समिति बोलते हैं। तो उस वहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ से अप्रूव्ड लिस्ट किताबों की, उसमें इस किताब को भी शामिल किया गया है। ये मैं समझता हूँ कि मेरे काम को एक तरीके से इस्तेनाद भी हासिल हुआ है, और शहर का वक़ार तो इससे बहुत कुछ बुलंद हुआ है। तो मैं इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उसकी नज़र इस किताब पर पड़ी। प्रकाश पब्लिकेशन का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने वहाँ तक पहुँचाई। तो बहरहाल
मेरा काम रुकता ही नहीं ना। ये एक अजीब मैंने तबीयत पाई है रिजवान साहब के, काम एक जब ख़त्म होता है तो आदमी दूसरी तरफ बढ़ता है। तारीख़ हो गई, तारीख़ मराठी में भी छप गई। उसके बाद मैंने एक किताब लिखी शेर फहमी और फ़न शायरी, और वो किताब में ये है कि एक शेर हमारे सामने होता है तो जाहिरी बात है कि अशार में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उसका इस्तिआराती मतलब होता है, बराबर, वो खुद लुग़वी मानी तो होती नहीं। तो उसके पीछे छुपी हुई मानी को कैसे समझा जाए, इसके लिए मैंने एक तो फ़न शायरी भी उसमें डाल दी, और शेर को कैसे खोला जाए और अशार के पर्दे के अल्फाज के पीछे छुपे हुए मानी को कैसे दरियाफ्त किया जाए, ये मैंने कोशिश की कि एक किताब लिखो। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुफीद किताब तैयार हुई, शेर फहमी और फ़न शायरी। और जो मैंने कॉलम लिखे थे जाग मेरे शहर, उसको भी कुछ 50-60 मज़ामीन इंतखाब करके किताबी शक्ल दी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं ये बताने में फ़ख्र महसूस करता हूँ, इसलिए कि आप लोगों के दिलों से गुजरने वाली तहरीर लिखिए तो लोग आपकी किताब लूटेंगे। मैं लूटना इस्तेमाल करता हूँ। वजह ये हुई कि जाग मेरे शहर का इजरा का प्रोग्राम जब हुआ, 500 किताबें मैंने छपाई थी, और इससे ज़्यादा कौन छपवाता है उर्दू में। मैंने 500 प्रोग्राम में पूरी 500 किताबें ख़त्म हो गई। वहीं पर लोग टूट पड़े ख़रीदने के लिए, और ख़ुसूसन उनको जो याद था, 2008 की बात है, तो उनको याद था जो लोग पढ़ते थे कि ऐसा ऐसा ये कॉलम था, तो वो किताब बहुत तेज़ी से फ़रोख्त हुई। दूसरे दिन ही हम लोगों को दूसरा एडिशन छपवाना पड़ा। बहुत बड़ी ये एक अपने शहर के लिए और ख़ुसूसन मेरे लिए तो बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं अपने यहाँ के जो क़ारीन हैं मालेगांव के पढ़ने वाले, मैं उनके ज़ौक़ की दाद देता हूँ कि उन्होंने। फिर उसके बाद शेर फहमी और फ़न शायरी के बाद अब ये हुआ कि बहुत सारे मज़ामीन मेरे पास रखे हुए थे। पहले तो एक बात तो शायरी का जिक्र किए बगैर तो है ना बनती नहीं है, बादो सागर कहे बगैर। क्या बात। तो शायरी का जिक्र तो होना चाहिए। ये सोचा गया भाई शायरी पर तो अब शायद उतना पढ़ने वाले लोग बाकी नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी मैंने ये सोचा कि अब जो कुछ भी है मेरे पास, नज़में हैं, गज़लें हैं, है ना, सारी चीज़ें इकट्ठा उसको छपवा के मैंने कंदील हर्फ के नाम से 2015 में वो सारी चीज़ें छपवा दी। और एक शायरी का मजमूआ भी मेरा सामने आ गया। उसके बाद ये कि बहुत सारे मज़ामीन हैं, मैंने किताबों पर तबसरे लिखे, किताबों के पेश लफ्ज़ लिखे, वो सारे महफूज थे मेरे। मैं एक एक कागज़ सैंत कर रखता हूँ। रिजवान साहब आप गवाह होंगे, आपके यहाँ नसरी अदब में मैंने उसी 1963 में एक अफसाना मैंने लिखा था, उसी ज़माने की राइटिंग में लिखा हुआ कागज़ लेकर मैं आया था, और आपकी निज़ामत में वो कागज़ वहाँ पर वो अफसाना मैंने पढ़ा था। नसरी अदब। तो ये मैं इतना सेंस संभाल के सब रखता हूँ, हालांकि इसमें ज़रा घर वाले भी परेशान। 1200 किताबें ऐसी ऊपर मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, और उनकी फहरिस्त साजी, ये जो लॉकडाउन आ गया तो लॉकडाउन की वजह से मैं कमरे में बंद होकर रह गया, तो सोचा कि हमारे पोते पोतियों की मदद से मैं इनकी फहरिस्त साजी कर लूँ। सो ये काम अभी जारी है। और इस तरीके से मैंने सारे मज़ामीन को में से कुछ इंतखाब करके अदबी तबसरात व तारुफ के नाम से एक किताब शाये की, और मज़ाहिया मज़ामीन का मजमूआ, और जाग मेरे शहर से कुछ इंतखाब करके ज़राफ़त आमेज़। अब देखिए मैं शायद कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, मगर जितना है ये तो सारी चीज़ें आवाम के हाथों में है। इख्तिसार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़राफ़त आमेज़ छप जाने के बाद वो भी काफ़ी अच्छी मकबूल हुई। वो भी किताब मज़ाहिया मज़ामीन है उसमें। लेकिन सच बात ये है कि इस मैंने आपने बताया कि मैंने LLM किया है, यूं ही आप कहेंगे सर आप तो कभी कोर्ट में नहीं गए, तदरीस आपने छोड़ी नहीं, तो आपने LLM किया। मैंने कहा कि मेरा शौक़ है, मैं जिस इल्म को जानना चाहता हूँ ये सोचता हूँ ना कि थोड़ी सी बाकायदगी रहे उसमें, ऐसे आदमी नहीं सीखता। तो मैंने जानबूझकर दाखिला ले लेता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, उनसे प्रोफेसरों से बातचीत करता हूँ वगैरह वगैरह, उनकी लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ। तो LLB किया मैंने, उसके बाद LLM किया, लेकिन उसका फ़ायदा ना मुझे कभी मिला ना समाज को।
इत्तेफाक से ये एनआरसी और एनपीआर का हंगामा शुरू हो गया। बराबर। अब मैंने ये सोचा कि कितनी घबराहट है लोगों में। मैं वहाँ सिद्दीकी ज़ेरॉक्स, जो मेरा ज़ेरॉक्स। मोहतरम डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब, आप एक ज़बरदस्त यहाँ पर एक लिस्ट आपकी काविशात की, अदबी काविशात की उर्दू ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से और मराठी एडिशन के ताल्लुक़ से आपने बयान की। लेकिन मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है एनआरसी गाइड। इस मौजू पर आपने किस तरह कलम उठाया और इस मौजू पर आपका कलम ये किताब की शक्ल में यहाँ पर हमारे सामने आया, तो इसके ताल्लुक़ से आप थोड़ा सा बताएं। जी, और ज़रूरी भी है बताना। अभी आपने जैसा कि फरमाया कि मैंने एलएलएम किया है। LLM। अब ये एलएलएम, मैं तो तदरीस पे था, मुझे कानून पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक दिल में जब कोई चीज़, मुझे जब कोई किसी चीज़ का शौक़ होता है कि ये इल्म को जानना चाहिए, मसलन आपको हैरत नहीं होना चाहिए, मैंने 5 बरस तक मौसीकी का इम्तिहान भी दिया। क्या बात है। सीखने के लिए कि भाई क्या होती है मौसीकी, लाइए उसको समझेंगे, तो उसका एग्ज़ाम ही देना शुरू कर दूँ। ऐसे ही मैंने एलएलबी किया और कानून समझने के लिए एलएलएम किया। भाई एलएलएम में बहुत ही मुश्किल से कोई पास होता है, 2-2.5% रिजल्ट लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ। तो वो, लेकिन उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया मैंने, ना कोर्ट गया मैं, ना कभी कोई प्रैक्टिस की, ना किसी के अंडर में काम किया। अब ये इत्तेफाक ऐसा कि ये एनआरसी, एनपीआर और सीएए वगैरह के मामलात जो है वो अचानक सामने आ गए। अब मैंने देखा, मैं सिद्दीकी ज़ेरॉक्स का मालिक हूँ, मैं वहाँ बैठता हूँ, अब बैठता हूँ, लोग चले आ रहे हैं, पूछते हैं ये सर ज़रा ये स्टाम्प पढ़ दीजिए। तो भाई क्यों दौड़ रहे हो तुम लोग? वो बोले मेरे बाप दादा कहाँ पैदा हुए थे, आपके साथ पढ़ते थे, तो कौन सी स्कूल थी, उनका दाखिला कहाँ मिली। मैं उनके चेहरे की घबराहट पढ़ता था और उनके दिलों में पोशीदा खौफ ये मुझे महसूस हुआ। लेकिन मैंने सोचा कि ये इतना ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल, ख़ास तौर पर मुसलमानों में मैंने देखा कि इतना अफरा तफरी का माहौल उनके अंदर पैदा हो, इसके लिए कुछ करना चाहिए। यूँ समझिए कि एलएलएम करने का फ़ायदा अब जाके मुझको मिला, और मैंने ये सोचा कि एनआरसी हो कि एनपीआर हो, इसके ताल्लुक़ से एक मबसूत किताब, ताकि लोगों का खौफ दूर हो सके, वो लिखना चाहिए। मैंने वो किताब लिखी, बहुत मुख्तसर सी 50-60 सफ़े की वो किताब है। ये आपके सामने है, ये 50-60 सफ़े की किताब है, लेकिन आपके सामने ये 3रा एडिशन है। और आपको यकीन आए ना आए, पहला एडिशन इसका सिर्फ 3 दिन में ख़त्म हो गया। ये क्यों था? ये लोगों की क्वेस्ट, प्यास थी, वो जानना चाहते थे एनआरसी क्या है, उनको किसी को पता नहीं था, बस सब हवा में चल रहा था। वो इधर से बोल दिया, घबराहट में मुब्तला हो जाते थे। और खैर, तो मुझे ये कहना ये कि ये खौफ दूर करने के लिए मैंने ये किताब लिखी। पहला एडिशन 3 दिन में ख़त्म हुआ, दूसरा एडिशन छपवाया गया, वो 5 रोज़ में ख़त्म हुआ, और तीसरा एडिशन छपवाया गया, तब वो आज वो भी करीबुल ख़त्म है। लेकिन अब देखिए अल्लाह का करना कि ये सब अभी एनपीआर, एनआरसी पर बहसों वैसा जारी ही था कि आप देखिए कि ये बीच में कोरोना वायरस चला आया और सारी दुनिया आज उस पर हैरान। लेकिन ये किताब लोगों ने बहुत मुफीद महसूस की, और लोगों ने अपने दिल में बहुत इत्मीनान महसूस किया कि ये कोई हवा नहीं है। ये जो एनआरसी, एनपीआर जो कोई हवा नहीं है, लेकिन इसको हवा बना दिया गया। तो इस किताब ने बहुत से लोगों का खौफ दूर किया, और मेरे लिए तो ये है कि भाई कम से कम एक इल्म जो मैंने हासिल किया था वो हमारे समाज तक फैलाने का, समाज तक पहुंचाने का एक मौका मुझे नसीब हुआ। यकीनन नाज़रीन किराम, आप इस शख्सियत से आप मुतारिफ़ हैं, बावजूद उसके मैं बतलाना चाहूँगा कि जहाँ आप एनआरसी गाइड के ताल्लुक़ से बात करते हैं, जहाँ आप मराठी ज़बान में मालेगांव शहर की तारीख़ के ताल्लुक़ से बात करते हैं, जहां आप उर्दू ज़बान की तमाम असनाफ़ के ताल्लुक़ से बात करेंगे, वहां आपको डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी का नाम या उनकी खिदमात या उनकी काविशात ज़रूर आपके सामने आएगी। ये वो शख्सियत हैं, मालेगांव शहर को एक ज़बरदस्त तरीके से उर्दू ज़बान और अदब की एक
लहर इन्होंने फराहम करने की कोशिश की है, चाहे वो अखबारात के ज़रिए से हो, चाहे वो अपनी किताबों के ज़रिए से हो, चाहे वो अपने खिताब के ज़रिए से हो। आप जहाँ लिखते बहुत अच्छा हैं वहीं आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं। आप कोई भी टॉपिक पर आप इनसे बुलवा लीजिए, ये खड़े हो जाएंगे तो आप यानी सुनते चले जाइए, ये बोलते चले जाएंगे। ये ज़बरदस्त इल्म का ख़जाना है, एक मालेगांव शहर का अदबी सरमाया है। और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, आज जो एज़ाज़ आपको हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से मिला है, ये एज़ाज़ मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर को मिला है। ये एज़ाज़ हम तमाम मालेगांव शहर की आवाम को मिला है। मैं इस बात पर आपको मुबारकबाद पेश करते हुए, आपका हमने कीमती वक्त लिया, इस बात का शुक्रिया अदा करते हुए मैं खुद भी शुक्रगुजार हूँ इस बारे में कि मैंने हमेशा इस्लाह और तरबियत इन दो चीज़ों को हमेशा अपने सामने रखा है। मेरा पैगाम ये होगा आपके नाजरीन के लिए और जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला ने जो इल्म आपको दिया है वो आपका इल्म नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है, वो जिसको नवाजे। तो वो मैं तो ऐसा मानता हूँ, पता नहीं शायद कुछ लोग मजाक में लेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको जो एक इल्म दिया है ना, तो उसमें हिसाब किताब के वक्त आपसे पूछा जाएगा कि हमने आपको ये इल्म दिया था, बनी नौ इंसान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आपने उस इल्म से कितना फ़ायदा उठाया। क्या बात। तो शायद ये सवाल जवाब हो, तो इसलिए मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि भाइयों, अगर तुमको अल्लाह ताला ने कोई इल्म दिया है तो एकदम इनकिसार के साथ, आजिज़ी के साथ आप उस इल्म को अपने बंदों को जिनको ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचा दें। बाकी सुपुर्दम बतू माया खेसरा तू दानी हिसाब कमो बेचरा, अल्लाह ताला बेहतर जान अजर देने वाला है, वो देगा। दुनिया से कोई तवक्को मत रखिए, दुनिया को आप फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करके बनी नौ इंसान की खिदमत कीजिए। बस यही मैं आप तक पैगाम पहुँचाना चाहता। बेहतरीन। और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इसका मौका दिया कि मैं दो लफ्ज़ आपके नाजरीन के सामने गुफ्तगू कर सकूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें।